Let's talk about pathogenesis of secondary hypertension. अब secondary hypertension which is secondary to some disease is known as secondary hypertension. और अगर आप उस डिजीज़ को ट्रीट कर देंगे तो हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगी। हमने वीडियोस में देखा पिछली के सेकेंडरी हाइपरटेंशन की काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ हैं और हमने लिस्ट डाउन भी की थी। तो सबसे टॉप पे जो थी वो रीनल कॉजेज़ थी। अब हर कॉज को डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, अब रीनल कॉजेज़ में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ आती है जिसे CKD भी कहते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आता है, रीनल वैस्कुलाइटिस भी आता है, रेनन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स आते हैं। तो लेकिन जो है ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, हम लेट्स इसको डिस्कस करते हैं कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस is the most common cause of secondary hypertension. ठीक है, अब ये मोस्ट कॉमन है तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर लास्ट वीडियोस कुछ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की वीडियोस में हमने रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को डिस्कस किया था, अगर वो सिस्टम आता है तो इस चीज़ को समझना आसान है कि एक रीनल आर्टरी होती है एक राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, जो कि एओर्टा से आ रही होती है, जो कि एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही होती है। रीनल आर्टरी किडनीज में इंटर होती है थ्रू हाइलम और डिवाइड हो जाती है इनटू सेगमेंटल आर्टरीज। Segmental artery gives rise to interlobar artery. Interlobar artery gives rise to arcuate arteries. Arcuate artery gives rise to interlobular artery. Or interlobular artery gives rise to afferent arteriole. Afferent arteriole gives rise to glomerular capillaries. अब कैपिलरीज के बाद यूजुअली हर बॉडी में जो है, बॉडी के हर सिस्टम में वेन्यूल्स आती हैं, फिर वेन्स आती हैं, लेकिन किडनीज में एफरेंट आर्टियोल आती है। एफरेंट आर्टियोल फिर जाके प्री टिब्युलर कैपिलरीज देती हैं। फिर उसके बाद वेन्यूल्स होती हैं, वेन्यूल्स मिलके इंटर लोब्यूलर वेन
arcuate vein, interlobar vein, segmental vein और लास्ट में रीनल वेन जो कि इन्फीरियर वेना केवा में जा रही होती है। अब रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हो गई है, मतलब कि वो तंग हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जितना भी ब्लड जा रहा है वो कम जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो होगा क्या, जो एफरेंट आर्टियोल की वॉल में जेक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल्स जो हैं, जी सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो रेनिन बनाएंगे। और रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो लिवर से आ रहा होगा, रेनिन उस पर एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा और फिर जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग के वास्कुलेचर से आ रहा होगा और एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करेगा, वेजल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम की, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस की। इसके बाद रीनल कॉजेस के बाद एंडोक्राइन कॉजेज आती हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन कर सकती हैं। एंडोक्राइन कॉजेज में अगर हम देखें तो एक्रोमेगाली है, मतलब कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स। सेकंड नंबर पे हाइपरथायरॉयडिज्म है, इवन hypothyroidism can cause hypertension। उसके बाद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। इसके बाद कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग डिजीज है। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है या एल्डोस्टेरोनिज्म है, जो कि प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। इसके बाद फियोक्रोमोसाइटोमा है। इसके बाद प्रेगनेंसी से रिलेटेड दो कंडीशंस है, एक प्री इक्लेम्सिया है और दूसरा इक्लेम्सिया है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म में हमने ये बात है इसमें कि जो जोना एड्रिनल ग्लैंड के 3 जोन्स होते हैं ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बेसिकली, उसमें जो जोना फेसिकुलेटा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बना रहा होता है। तो होता क्या है कि अगर फॉर लेट से एक जोना फेसिकुलेटा में कोई ट्यूमर है